कतर से भारतीय नौसैनिकों की वापसी के बाद आपके जेहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जिनको कतर देश ने फांसी की सजा सुनाई हो, मौत की सजा सुनाई हो, आखिर वो 8 पूर्व नौसैनिक कैसे छूट गए और क्या पूरी प्रोसेस रही। तो इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया था जब इनके लिए ये सारी कार्यवाहियां हुई थी और भारत सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की थी और विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जो भी हो सकेगा वो हम संभव प्रयास करेंगे और वो प्रयास सफल भी हुआ और ये सारे के सारे लोग छूट चुके हैं और उनमें से ज़्यादातर भारत वापस आ चुके हैं। कतर में मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। तो इसमें से 7 लोग सोमवार को भारत लौट आए थे। ऐसी जानकारी आपको हमने पहले दे दी थी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भारत ने क्या किया था कि ये लोग छूट गए। अगर हम बात करें कि लौटे पूर्व अफसरों ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल नहीं देते तो हम आज आपके सामने खड़े नहीं होते। वो लगातार लगे रहे और इसलिए हम छूट सके। गिरफ्तारी कब हुई थी, कैसे कार्यक्रम हुए थे, इसको अगर हम आपको बताएं तो अगस्त 2022 का मामला है कि कतर में अल दाहरा कंपनी के लिए काम करने गए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2022 में पूर्व नौसैनिकों की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर आगे का क्रम बढ़ता है। अक्टूबर 2022 में पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया गया। नवंबर 2022 में कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएमओ ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। दिसंबर 2022 में पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, यह संवेदनशील मामला है, उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और होगी। मार्च 2023 में गिरफ्तारी के 7 महीने बाद पूर्व नौसैनिकों की पहली सुनवाई होती है। जून 2023 में पूर्व नौसैनिकों की दूसरी सुनवाई होती है और अगस्त 2023 में पूर्व नौसैनिकों को कतर की जेल में 1 साल पूरा हो चुका था। अक्टूबर 2023 में कतर में भारत के राजदूत विपुल ने जेल में कैद पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। अक्टूबर 2023 में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार ने हैरानी जताई, कहा उनको छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय बोला, हम फैसले की डिटेलिंग में या फैसले की जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसके इंतजार में हैं। फिर अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व नौसैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। आगे का क्रम बढ़ता है। 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुना दी गई। 3 दिसंबर 2023 को भारत के एम्बेसडर ने इनसे मुलाकात की थी और 28 दिसंबर 2023 को मौत की सजा को कैद में बदल दिया गया, जिसकी जानकारी भी हमने आपको पूर्व में दे रखी है। 12 फरवरी 2024 को 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक दिल्ली लौटे हैं। हालांकि इन्हें रिहा कब किया गया इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं मिल पाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 दिसंबर 2022 को संसद में कहा था कि कतर से सभी 8 भारतीयों को वापस लाया जाएगा और इसमें भारत सरकार कामयाब रही। 7 तो वापस आ चुके हैं। अगर सरकार इन पूर्व अफसरों को नहीं ला पाई तो वह सेना के सदस्यों और पूर्व सैनिकों में विश्वास कैसे पैदा करेगी, ऐसा एस जयशंकर ने कहा था। एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अपने बयान पर कायम रहने के लिए विदेश मंत्री ने जबरदस्त कूटनीति का उपयोग किया। उन्होंने विदेश मंत्रालय से ऐसा कोई बयान नहीं जारी होने दिया जिससे बात बिगड़े, यानी कि निगेटिव कोई भी बयान भारत सरकार के द्वारा या भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं बोला गया। हालांकि भारत अपने कदमों को फूंक फूंक कर चल रहा था। एमिटी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीश कुमार पाठक के यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आईएफएस अफसर वाला तजुर्बा लगाया और सारी प्लानिंग की। दोहा जेल में बंद पूर्व अफसरों को लेकर धीमी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन विदेश मंत्रालय इसे लेकर अलर्ट था। 1 अक्टूबर 2023 को जेल में बंद सभी पूर्व अफसरों से कतर में भारत के राजदूत श्री विपुल ने मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर ही रहे थे। इसी बीच 26 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को सजाए मौत सुना दी गई। इससे सभी लोग चौंक गए, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद संयमित बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान इतना पॉजिटिव दिया, यानी कि कतर सरकार कि भारत के खिलाफ ना जा पाए या अपने जो उसके नियम कानून है उसमें वो बदलाव करने की विचार भी ना कर पाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस फैसले से हतप्रभ हैं, लेकिन सारी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने दोहा में गिरफ्तार पूर्व अफसरों के परिजनों के माध्यम से कतर में याचिकाएं लगाई। 23 और 30 नवंबर को सफलतापूर्वक याचिकाओं पर 2 सुनवाई भी हुई। विदेश मंत्रालय ने 8 दिसंबर को कहा कि हम उन्हें सभी कानूनी और दूतावास संबंधी मदद दे रहे हैं। 3 दिसंबर को जेल में बंद पूर्व अफसरों को काउंसलर एक्सेस दिया गया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, लेकिन वो लगातार लगा रहा। इसमें वक्त लगता है, लेकिन नतीजा सबके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। 26 अक्टूबर को सभी पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में अपने पुराने भरोसेमंद आदमी दीपक मित्तल को लगाया। दीपक मित्तल प्रधानमंत्री मोदी के भी खास अफसर माने जाते हैं। दीपक मित्तल वो हैं जो अपने कानूनी दाव पेच के साथ अमीर से भी लगातार संपर्क बनाए रखा है, यानी कि कतर सरकार से। 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर दीपक मित्तल वर्तमान में प्रधानमंत्री ऑफिस में यानी कि PMO ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD हैं, जो कि भारत का बहुत बड़ा पद होता है। दीपक 2 साल तक कतर में भारत के राजदूत रहे। जब हमारे पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया तब भी वे राजदूत थे। दीपक के कतर के सभी बड़े अफसरों और नेताओं से अच्छे संबंध हैं। वे वहां की नीतियों को अच्छे से जानते हैं। यही कारण था कि सरकार ने उन्हें इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी थी। भारत ने मित्तल के माध्यम से 2 तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ दीपक कतर की ऊपरी अदालतों में अपील और अन्य कार्यवाही में भाग ले रहे थे, दूसरी तरफ वे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से संपर्क भी कर रहे थे। कतर के अमीर के पास किसी सजा को माफ करने या कम करने का अधिकार होता है। वह इस शक्ति का उपयोग हर साल 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस पर कैदियों को रिहा करने के लिए करते हैं। दीपक का फोकस अमीर पर था कि वो किसी तरह से जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों की सजा माफ कर दें। हालात के अनुसार कतर में भारत सरकार को क्या करना है, ये सलाह भी दीपक ही दे रहे थे। इसमें NSA अजीत डोभाल भी कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे अपनी गोपनीय दौरे के चलते। हिंदुस्तान टाइम्स में शिशिर गुप्ता की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस केस में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई है। वे लगातार गोपनीय दौरे कर रहे थे। डोभाल कतर को ये समझाने में कामयाब रहे कि कतर भारत की दोस्ती के लिए इस मामले का हल निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको फांसी की सज़ा होती है, इनको मौत दी जाती है या इनके साथ कुछ भी होता है, तो इससे भारत और कतर दोनों के जो बेहतर रिश्ते पहले से चलते आ रहे हैं उनमें दरार पड़ेगी और भविष्य सुनहरा नहीं होगा। कतर इसके लिए सहमत भी हो गया। उसने पहले मौत की सज़ा को सामान्य सज़ा में बदला, फिर कुछ महीने बाद बाकी सज़ा भी माफ़ कर दी। कतर ने 8 भारतीयों के अलावा एक अमेरिकी और एक रूसी नागरिक की सज़ा माफ़ करके उसे स्वदेश भेज दिया है। कतर से लौटे 7 पूर्व भारतीय नौसैनिकों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी ऊपर के लेवल पर दखल नहीं देते तो उनकी रिहाई संभव नहीं होती। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का दखल की बात बार बार यहाँ पे नौसैनिकों द्वारा की जा रही है। तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने दखल दिया था, ये आपको जानना चाहिए। हमने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन आज भी इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में हुए COP28 यानी कि COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से अलग कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सौजन्य भेंट की थी, यानी कि वहाँ पे जो COP18 के कार्यक्रम थे उससे अलग एक अपना कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसमें वहाँ के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और अपनी प्राइवेट बातें उनसे शेयर की। इसमें उन्होंने कतर में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और भलाई को लेकर बात की थी। ये भी पूछा था कि वहाँ हमारे भारतीय कैसे हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में दोनों के बीच पूर्व नौसैनिकों की सजा को लेकर बात हुई थी। इसके बाद ही कतर का रुख बदला। दरअसल भारत और कतर के बीच अच्छे दोस्ताना संबंध तो है ही, इसके अलावा भारत कतर का शीर्ष व्यापारिक साझेदार भी रहता है। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के पीछे पिछले सप्ताह गोवा में कतर और भारत के बीच हुई 78 अरब डॉलर यानी 6,47,400 करोड़ रुपए की डील की भूमिका हो सकती है। ये डील LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की खरीदी को लेकर है। कतर LNG यानी कि जिसको हमने बताया कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस
खरीदने वाला भारत बड़ा क्लाइंट है, यानी कि कतर का ये गैस जो है भारत खरीदता है। यदि कतर पूर्व नौसैनिकों की सजा पर अड़ा रहता तो ये डील खटाई में पड़ सकती थी, और भारत ने पहले भी कह दिया था कि भारत और कतर के संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए। कतर ने ऐसा नहीं किया और पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने में भलाई समझी। उसको पता था कि भारत हमसे ना खरीद के किसी और से करेगा तो इतने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और भविष्य में भी भारत भाई करेगा ही। भारत के अगर नौसैनिकों को मौत दी जाएगी तो भारत भविष्य में भी कतर के लोगों के साथ भी ऐसा कर सकती है। गोवा एनर्जी वीक में हुए समझौते के अनुसार भारत कतर से 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG खरीदेगा। 2048 तक, ध्यान रखिएगा। देश की सबसे बड़ी LNG इंपोर्ट करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी से ये समझौता किया है। भारत में 35% LNG कतर से आती है। नए समझौते के तहत भारत हर साल 75 लाख टन गैस आयात करेगा। इससे पहले भी गैस के आयात को लेकर भारत कतर में 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था, और नया समझौता 2028 से शुरू होगा। इसे 4 साल पहले ही कर लिया गया है। इस सौदे से $6 अरब यानी 498 अरब रुपए हर साल भारत बचाएगा, यानी कि इसमें भारत का भी फायदा है और कतर का तो फायदा है ही। तो इस प्रकार से एक बड़ी डील भारत ने की, और ऐसा माना जा रहा है कि ये डील जो 4 वर्ष पहले ही कर ली गई, जो 2028 में समाप्त होने वाली थी, और 4 वर्ष पहले करने से क्या हुआ कि कतर के जो जेलों में बंद हमारे नौसैनिक थे उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार कामयाब रही। तो आप देख सकते हैं कि भारत सरकार, चाहे भारत सरकार में कोई भी सरकार हो, ठीक है, तो वो हमेशा अपने नागरिकों को ऊपर रखती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें भारत ने अपने जनता को, अपने जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ और भी कई देशों में बड़ी चीज़ें हुई, अफ़गानिस्तान में कई दिक्कतें हुई, तो भारत अपने नागरिकों को लाने के लिए स्पेशल विमान भेजता था और उनको वापस लाता था। तो भारत हमेशा से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए रखता है, क्योंकि अगर भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या होती है तो वो भारत के दूतावास से संपर्क करता है। हमने पहले भी एक बार डिटेल में बताया था कि अगर आप विदेश में रहते हैं और आपके साथ कोई भी गलत काम हो जाता है और आप कैसे अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, तो हर देश में दूतावास बने होते हैं। आपको तुरंत या किसी के माध्यम से उस दूतावास तक अपनी सही जानकारी पहुंचा देनी है, अपनी लोकेशन पहुंचा देनी है। वैसे तो हर कोई रजिस्टर्ड होता है, जो भी विदेश जाता है वो दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाता है, और रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं दूतावास में और साथ ही साथ आप अपनी समस्या वहाँ तक पहुँचा चुके हैं, तो समझ लीजिए कि दूतावास में आपकी समस्या पहुँची है तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को आपकी चीज़ें पहुँच चुकी हैं। और अगर जो भी व्यवस्थाएं बनी है भारत सरकार की, अगर भारत सरकार को लगता है कि आप सही हैं और आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस समय इसी तरह के प्रभावशाली कार्यक्रम किए जाएंगे। आपने देखा कि अरबों खरबों की डील, करोड़ों की डील करके भारत सरकार ने जो 4 साल बाद होता उसको अभी से करके अपने सैनिकों को बचाने में, यानी कि प्रेशर भी बनाया जाता है सरकार की तरफ से। हो सकता है कि नौसैनिकों के ऊपर कतर ने गलत आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के उनको फंसाया हो, शायद इसी डील के लिए किया हो कि भारत ये कर ले। कुछ भी हो सकता है, हर देश की अपनी पॉलिसी होती हैं और भारत भी इन पॉलिसी को समझ रहा था, इसीलिए वो बड़ी ही शांति से, आराम से इन चीज़ों को ले रहा था और सारी चीज़ें डील हो गई। क्योंकि पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, और आप देख रहे हैं कि मौत की सज़ा होने के बावजूद उनको रिहा कर दिया गया है और वो भारत वापस आ चुके हैं। तो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मिलेगी यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ों की जानकारी। MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। इन नौसैनिकों के बारे में और भारत सरकार के बारे में, कतर सरकार के बारे में आपके विचार क्या बन रहे हैं, क्या पॉलिसी बन रही है आपके मन में, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपके मन में कल्पनाएं चल रही हैं, उनको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।